कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से आपकी जो डिवाइसेस हैं, आपकी जो लैपटॉप है, आपका जो मोबाइल है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है साइबर अटैक से। भारत में करीब 60 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। क्या ये एक वजह है कि ज्यादा साइबर अटैक भारत में इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा हैं? किस तरह साइबर हाइजीन मेंटेन की जानी चाहिए, किस तरह से अपनी डिवाइसेस को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए कि आप साइबर अटैक का टारगेट बने? बहुत सारी ट्रांजेक्शन हम मोबाइल से करते हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, क्या वो आपके बैंकिंग अकाउंट से भी जुड़ी होती हैं? इसका सीधा सीधा असर अगर आप साइबर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे तो हो सकता है हैकर्स आपका पैसा उड़ा ले जाए। रैंसम मैलवेयर भी है, वो क्या होते हैं, साइबर हाइजीन क्या होती है, इस सब पर चर्चा करेंगे हम पवन दुग्गल जी से। तो पवन जी, शुरुआत करते हैं आपसे। सबसे बेसिक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बातचीत करें जो कि आम लोगों पर असर डालती हैं। मोबाइल फोन सबके हाथ में है, तो कैसे, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे मोबाइल को सुरक्षित रखा जाए साइबर अटैक से? देखिए, आपको मोबाइल आपकी जिंदगी का केंद्र बिंदु बन चुका है और हम लगभग तमाम सारी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी इस मोबाइल में लगातार सेव करके रखते हैं। भूल जाते हैं कि इसको हैक करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप अपने मोबाइल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सबसे पहले उसमें एक अच्छा एंटीवायरस कार्यक्रम डालिए, साथ ही साथ अच्छा फायरवॉल डालिए। और ये तमाम सारे कार्यक्रम आपको फ्री उपलब्ध हो पाते हैं इंटरनेट पर। एटलीस्ट ये 2 कार्यक्रम ऐसे हैं जो आपकी जो डिवाइस है उसके संरक्षण में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। बट ये तो आपकी डिवाइस यानी कि हार्डवेयर रिलेटेड सिक्योरिटी की बात हो गई। कहीं ना कहीं आपको भी तो ड्यू डिलिजेंस अपनाना है, आपको भी तो कम से कम कॉन्फिडेंशियल या महत्वपूर्ण जानकारी फोन में रखना है, ताकि अगर इस डिवाइस के जो दीवारें हैं उनको फांद करके भी कोई बंदा आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं उसको अंदर भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। तो दायित्व इस फोन का और उसके जी अंतर्गत जो डेटा है उसको सेव करने का आपका है। बिल्कुल, जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने का दायित्व आपका है। साइबर हाइजीन क्या होती है? कौन-कौन से ऐसे आप बातें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ऐसे ये टिप्स हैं, इनको आप बिल्कुल ना करें? साइबर हाइजीन का मतलब है वो बुनियादी चीजें जो आप बिल्कुल ना करें। पहली बात तो अपनी जानकारी किसी और व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। आजकल एक दौर ऐसा चला हुआ है, हम सबको लगता है कि हम जब तक सारे लोगों को ये ना बता दें कि हमने प्रत्येक घंटे में क्या-क्या किया है, तब तक शायद हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ति नहीं होती उसकी। ये बात कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लगता है कि आपको अपना जो इंफॉर्मेशन है वो केवल एक नीड टू नो बेसिस पर प्रकाशित या प्रसारित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अपने पर्सनल डिटेल्स कभी भी इंटरनेट पर आप मत अपलोड करिए। खास तौर पर आपने स्मार्टफोन से अगर आपने कोई फोटो ले रखी है तो उसको बिना सैनिटाइज किए हुए अपलोड ना करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मेटा डेटा होता है जो आपकी महत्वपूर्ण प्राइवेट डिटेल्स के बारे में जानकारी दे पाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, केवल सुरक्षित प्लेटफॉर्म यानी कि जो वेबसाइट HTTPS से प्रारंभ होती है उस पर ही करेंगे और किसी वेबसाइट पर नहीं करेंगे। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कृपया SMS अलर्ट सेवा का आनंद उठाएं ताकि आपको हर ट्रांजैक्शन पर अलर्ट मिल सके। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप को अगर कभी भी लगता है कि कोई गलत ट्रांजैक्शन हुई है जो उसमें आप जो आपने नहीं करी है, तो उसे आप रिपोर्ट करेंगे पुलिस अधिकारियों को भी, बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को। और फाइनली आपको जीवन में रोजमर्रा के कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर ये कुछ बुनियादी इस तरह की आप सावधानियां बरतेंगे, ड्यू डिलिजेंस बरतेंगे, तो काफी हद तक आप साइबर हाइजीन को कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने आप को और अपने डेटा को भी ज्यादा साइबर सुरक्षित पाएंगे। जी,
क्या आप ऐसा मानते हैं पवन जी कि सबसे बड़ी वजह जो भारत में साइबर अटैक होते हैं उसकी ये भी है कि हाँ, इंटरनेट यूजर बहुत ज्यादा हैं, 60 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, तो ये भी एक वजह मानते हैं कि जो साइबर हमले ज्यादा होते हैं यहाँ? देखिए, हमारे यूजर ज्यादा हैं तो हमले भी ज्यादा होंगे, उनकी तादाद भी ज्यादा होगी। और क्योंकि हमारे अधिकांश डिजिटल यूजर्स बहुत जल्दी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लग गए हैं, डिजिटल मेच्योरिटी थोड़ी कम है कुछ जी। बहुत सारे यूजर ग्रुप्स में, तो लिहाजा उन यूजर ग्रुप्स को टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। साइबर क्रिमिनल्स लगातार खास तौर पर उन यूजर ग्रुप्स को टारगेट करते हैं जो शहरों में, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ताकि वो जो सुनी सुनाई बात है उस पर विश्वास कर लें, अपनी डिटेल दे दें और फिर उनके अकाउंट्स का, उनके क्रेडिट कार्ड नंबर्स का दुरुपयोग हो। जी। साथ ही आपने एक बात बताई कि अपनी फ़ोटोग्राफ्स अगर आपने मोबाइल से खींची हैं, तो उन्हें सैनिटाइज़ किए बिना अपलोड ना करें। सैनिटाइज़ करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, सैनिटाइज, आज जब कोविड-19 का टाइम है, तो हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों को साफ-सुथरा रखने के लिए। सिमिलरली जब हम अपने स्मार्टफ़ोन से हम फ़ोटो खींचते हैं, तो वो नॉर्मल फ़ोटो नहीं होती, वो एक स्मार्ट फ़ोटो होती है। उसके अंदर बहुत सारा मेटा डेटा होता है, मसलन आपका लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड होता है, आपके डिवाइस की मॉडल होता है, आपके और महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं, जो आपके बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। तो अगर आप उस तरह की तस्वीरों को सैनिटाइज़ करके बगैर अपलोड करेंगे, तो वो तमाम सारी जानकारी दुनिया में हर व्यक्ति को नज़र आ रही है, अगर उसके पास रिक्विज़िट टूल्स हों। और साइबर क्रिमिनल्स ख़ास तौर पर इस तरह की जानकारी को लगातार ढूँढते रहते हैं, ताकि वो उस जानकारी का दुरुपयोग कर सकें। तो सैनिटाइज़ेशन का मतलब, आजकल बहुत से फ्री टूल्स आ गए हैं, जो आपकी जो फ़ोटो होती है, उसके अंदर जो मेटा डेटा है उसको मिटा देते हैं, लुप्त कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक बार वो डिलीट हो जाए तो फिर ये फ़ोटोग्राफ्स बिल्कुल सैनिटाइज़ हो जाती हैं। फिर इसको आप जहाँ अपलोड करना है कर लें, आपको कोई नुकसान इस तरीके से साइबर क्रिमिनल नहीं पहुँचा पाएगा। जी, ये बहुत अलग बात आपने बताई, तो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस तरह से जो साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको फ़ोटोग्राफ्स को भी सैनिटाइज़ करके फिर अपलोड करना चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ी जो चैलेंज बताए जाते हैं, वो ये कि उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आज अधिकांश तौर पर साइबर क्राइम्स को ट्रेस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। आज दुनिया में कहीं बैठे हुए आप किसी और राष्ट्र के, किसी और देश के नेटवर्क को टारगेट कर सकते हैं, साइबर क्राइम गतिविधि कर सकते हैं और निश्चिंत बैठ सकते हैं कि शायद वहाँ की पुलिस आपको नहीं पकड़ पाएगी। और जब से ये डार्क नेट की उत्पत्ति हुई है, उसका ज़्यादा प्रचलन प्रारंभ हुआ है, हम देख रहे हैं कि अधिकांश साइबर क्रिमिनल्स डार्कनेट पर जाते हैं। डार्कनेट पर जो एनोनिमिटी का वादा है, जो पर्दा है, उसके पीछे छुपकर बेइंतहा तरीके से साइबर क्राइम करते हैं, इस पूर्ण विश्वास के साथ कि दुनिया भर में आज कोई भी ऐसी पुलिस फ़ोर्स मौजूद नहीं है, जो उन्हें डार्कनेट पर आके आइडेंटिफ़ाई कर सके, एट्रिब्यूट कर सके किसी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को उनके प्रति और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सके। तो बाय एंड लार्ज एट्रिब्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है साइबर क्राइम के संदर्भ में, और भारत इस दिशा में अकेला नहीं है। लगभग अधिकांश सारे राष्ट्र भी इसी बोट में, इसी नाव में सवार हैं, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को तलाश है कि हम इजी रूल्स ऑफ एट्रीब्यूशन को इजाद करें, ताकि इन साइबर क्रिमिनल्स को हम इफेक्टिवली पकड़ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें सजा दिला सकें। जी। इसका साइबर क्राइम को ट्रेस ना करने पाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि जानकारी साझा नहीं करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जो साइबर क्राइम है एक ग्लोबल इशू है, तो जब तक आपको दूसरे राष्ट्र की पुलिस के द्वारा एकत्रित किया हुआ इंक्रिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिल पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई साइबर लॉ मौजूद नहीं है। हालांकि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी मौजूद है जिसे हम बुदापेस्ट कन्वेंशन बोलते हैं, या कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप। अब ये कन्वेंशन के तहत, जिसमें लगभग 60 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं और साइबर क्राइम के संदर्भ में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। फिलहाल भारत इस तरह की यूरोपियन ट्रीटी का हस्ताक्षर नहीं कर चुका, लिहाजा उसे इस तरह की फैसिलिटीज का आनंद नहीं मिल पा रहा है।
लेकिन मुझे लगता है भारत अकेला नहीं है, लगभग 2/3 राष्ट्र पूरी दुनिया भर में अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बुदापेस्ट कन्वेंशन को इसलिए नहीं माना है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो राष्ट्र समझते हैं कहीं ना कहीं उनकी प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसलिए इंडिया को भी रिजर्वेशन रही है बुदापेस्ट कन्वेंशन के संदर्भ में, बट आने वाले समय में हो सकता है कोई ज्यादा कारगर स्वरूप से अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन साइबर क्राइम के प्रति और प्रोत्साहित किए जाए, यही सब लोगों को उम्मीद है। जी। क्या आप मानते हैं कि अगर हम जो पब्लिक स्पेस में वाईफाई अवेलेबल है, उसका अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोग ऑफिसेज में कॉमन वाईफाई का यूज कर रहे हैं अपनी पर्सनल डिवाइसेस में, या एयरपोर्ट पर कर रहे हैं, या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जो फ्री अवेलेबल वाईफाई है, उसका इस्तेमाल करने से भी क्या आप एक टारगेट बन जाते हैं? देखिए, फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करना श्योर शॉट वादा है कि आपकी साइबर सुरक्षा में सींध लगेगी, क्योंकि ये फ्री वाईफाई नेटवर्क बिल्कुल असुरक्षित होते हैं। कोई साइबर क्रिमिनल आपकी डेटा पैकेट्स को देख सकता है, उसके माध्यम से आपके डिवाइस में, आपके लैपटॉप में घुस सकता है, आपकी डेटा को चुरा सकता है। तो मुझे कहते हैं ना कि लालच की बला अच्छी नहीं होती। अगर हमें ये लालच है कि चलिए फ्री वाईफाई किसी पब्लिक स्पेस में ले लेंगे, तो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस फ्री के चक्कर में आपको इतना ज़्यादा नुकसान ना हो जाए कि आपका डेटा लुप्त हो जाए और आपको लेने के देने पड़ जाएँ। तो अधिकांश तौर पर एक थंब रूल सिद्धांत फॉलो करना चाहिए कि अगर आप पब्लिक स्पेस पर हैं, तो जहाँ तक संभव हो सके ये पब्लिक वाईफ़ाई का इस्तेमाल ना करें। अपना डेडिकेटेड वाईफ़ाई अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो वाईफ़ाई आपका कनेक्शन है वो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप पब्लिक वाईफ़ाई इस्तेमाल करेंगे जिसमें असुरक्षा भर-भर के भरी हुई है, मुझे लगता है कहीं न कहीं आप अपने आप को, अपने डेटा को और अपने डिवाइस को संपूर्णतः साइबर सुरक्षा सेंधों के लिए एक्सपोज़ कर रहे हैं। जी, इसके अलावा पवन जी, लैपटॉप का इस्तेमाल जो हम लगातार आजकल कर रहे हैं, मीटिंग्स के लिए कई तरह के ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें कि आप मल्टीपल लोग जुड़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। तो वो कितने सेफ हैं? क्योंकि पिछले दिनों ये भी आया था कि ज़ूम ऐप जो है मीटिंग्स के लिए या सेमिनार्स के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेफ नहीं है। तो फिर भारत ने भी अपना एक ऐप बनाया। तो इस तरह लैपटॉप की सुरक्षा, लैपटॉप से हम अपने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन भी करते हैं, सारा हमारा ऑफ़िशियल डेटा उसमें होता है। तो जो हमारे लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए? देखिए, लैपटॉप या कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है, तो लगभग वही सिद्धांत आपको दिमाग में रखने होंगे जो मैंने आपको मोबाइल या कम्युनिकेशन डिवाइस के संदर्भ में बताए। मसलन कि अच्छा एंटीवायरस रखें, अच्छा फायरवॉल रखें, बैकअप का डेटा का संपूर्ण अलग-अलग जगहों पर ख़ास तौर पर रिमूवेबल हार्ड डिस्क में लेते चलें। बहुत सेंसिटिव पर्सनल जानकारी हो, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हो, क्रेडिट कार्ड जानकारी हो, वो लैपटॉप पर ना रखें। लैपटॉप पर जहाँ तक हो सके आप वही जानकारी रखें जो सार्वजनिक है, जो अगर चली भी गई तो आपको नुकसान नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लैपटॉप में भी एक्सेस गिने-चुने तरीके से ही दें। आपको ही एक्सेस मिलना चाहिए, किसी और को लैपटॉप का एक्सेस ना दें। किसी और व्यक्ति ने या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बोलता है मुझे रिमोट एक्सेस दे दीजिए, आप एनी डेस्क डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक बार आपने किसी को अनुमति दे दी, किसी प्रकार से आपके लैपटॉप में घुसने में, फिर वो घुस के अंदर क्या डाल जाता है, किस तरह के प्रोग्राम छोड़ जाता है और फिर किस तरीके से बैकडोर बना देता है आपके लैपटॉप का, उसका आपको अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो लिहाज़ा अपने डेटा का संरक्षण करें, अपनी साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज़ और हैबिट्स का पालन करें और काफ़ी हद तक निश्चिंत हो जाएँ, क्योंकि अगर ये तमाम सारी चीज़ें आप करेंगे, तो आपकी डिवाइसेज़ और डिवाइसेज़ की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होंगी। जी, इसके अलावा पवन जी, बहुत सारी ऐप्स पॉपुलर रही, जिनको इंडिया में भी लोगों ने यूज़ किया, लेकिन अब चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है। एक मेरा सवाल ये है कि इस तरह की जितनी भी ऐप्स होती हैं, वो क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं हमारे फ़ोन में? क्योंकि बार-बार उसमें परमिशंस ऑटोमैटिकली चली जाती है, परमिशन, गिव दिस परमिशन, गिव दैट परमिशन। स्टेप बाय स्टेप ऐसा आता है जब आप इस तरह की जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करते हैं। तो ये भी क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी को लेके एक खतरा है? अ, क्योंकि चाइना की बात करें तो अब जो खबरें आई पिछले कुछ दिनों में कि करीब $6 बिलियन का जो
नुकसान है वो करीब चाइना को हो सकता है बिकॉज हमारे एप्स के बैन करने से? देखिए, ऐप्स जो हैं जीते जागते जासूस हैं जो आपके फ़ोन पर हैं, और ख़ास तौर पर चाइनीज़ ऐप्स ऐसे होते हैं जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स की तुलना में न केवल आपसे ज़्यादा परमिशंस, ज़्यादा अनुमतियाँ माँगते हैं, बल्कि साथ ही साथ ज़्यादा एक्सेस भी आपके डेटा को करते हैं, आपके डेटा को एकत्रित करते हैं और भारत के बाहर भेजते हैं चीन में। उसके बाद आपके डेटा का कहाँ विश्लेषण होता है, किस तरीके से एनालिसिस होता है, उसका आपके ऊपर कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं रहता। लिहाजा मुझे लगता है कि आपको सोच समझ कर ही कोई ऐप डाउनलोड करना चाहिए, और अगर डाउनलोड करना भी है तो उससे पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेनी चाहिए, ताकि हमको ज़्यादा ज्ञान हो जाए कि वो किस तरीके से हमारे डेटा को डील या हैंडल या प्रोसेस करने वाला है। और अगर आप उसके जो कथन हैं उनसे संतुष्ट हैं, तब आप तो ऐप डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वो परमिशंस मांग रहा है ऐप जिसका ताल्लुक उसकी मेन फंक्शन या एक्टिविटी के साथ नहीं है, तो कृपया उस तरह के ऐप को डाउनलोड ना करें। वैसे भी अपने मोबाइल फ़ोन पर नज़र मार लीजिए, अगर कोई ऐप आपने पिछले हफ्ते या 10 दिन में नहीं इस्तेमाल किया है, तो संभावित तौर पर शायद आपको उसकी आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसा कोई भी अनावश्यक तरीके से ऐप अपने ऐप को ना रखें, अपने फ़ोन पे ना रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, बिकॉज़ अगर ये ऐप्स आपके फ़ोन पे लगातार डले रह गए, तो ये चौबीसों घंटे आपका डेटा एकत्रित कर रहे हैं। आप तो भूल जाएँगे आपने क्या परमिशंस दिए हैं, लेकिन आपका डेटा इकट्ठा करना ये ऐप्स नहीं भूलेंगे, और उसका दुरुपयोग कल होगा, ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है। तो कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और साइबर सुरक्षा को जीवन में एक अभिन्न हिस्से के तौर पर अपनाइए। जी। इसके अलावा कुछ चाइनीज़ फ़ोन्स भी हैं। ये भी कहा जाता है कि टेलीकॉम सेक्टर में जितनी भी ये चाइनीज़ कंपनी है उसमें पीएलए का भी स्टेक होता है। तो कहीं न कहीं आपकी जो जानकारी है, वो एक दूसरे देश में जा रही है और ऐसे हाथों में जा रही है जो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आखिर में मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी जितनी भी तरह की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे ज़ूम को लेकर आई कि उसका सर्वर चाइना में है तो वो यूएस का, लेकिन उसका सर्वर चाइना में है तो इसलिए सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। टेलीकॉम कंपनीज़ कई ऐसी हैं जिनमें जो चाइना की मिलिट्री है उसका शेयर है। तो ये जब सारे तथ्य सामने आते हैं, तो इनको देखते हुए हम सिर्फ फीचर्स पर ध्यान ना दें कि वो ऐप से हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है या उसके में फीचर्स ऐसे हैं जिससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं पढ़ने की, वो नहीं पढ़ते। ऐप डाउनलोड किया, उसमें टिक मार्क लगाया, एग्री एग्री करके और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करते हुए आप जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको केवल एक बात कहूँगा, आने वाला समय बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, चॉपी वाटर्स हमारे आगे हैं, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते किस तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी कोविड-19 बदल चुका है, लिहाज़ा कहीं न कहीं आपको अपनी कमर कसनी होगी। जहाँ तक हो सके अपनी डेटा के ऊपर अपना कंट्रोल, अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखें। अपने डेटा को अनावश्यक तरीके से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को देना, और अगर कोई आपको ऐसी ऐप कोई बहुत मुफ्त बढ़िया चीज़ दे रही है, तो आपके यहाँ खतरे की घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में। क्यों? क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ें आपको मुफ्त दी जा रही हैं, तो एक बात सुनिश्चित है कि वो ऐप कंपनी आपको प्रोडक्ट बना रही है। मसलन आपका डेटा लगातार एकत्रित करेगी, उसका दुरुपयोग करेगी, और फिर कहीं न कहीं आने वाले समय में आप पाएँगे कि आपकी डिजिटल निजता एकदम लुप्त सी हो गई है, या आपके डिजिटल भविष्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, जहाँ तक हो सके अपने डेटा के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण रखें, और बहुत स्टूडियसली और बहुत कंजूसी के साथ अपना डेटा शेयर करें, और ऐसे कोई भी ऐप्स को डाउनलोड ना करें जो आपके दरवाजे खोल देंगे बैकडोर्स के, ताकि आपका डेटा लगातार जाता रहे। अपने डिवाइसेस और अपने फ़ोन्स को सुरक्षित रखें, सिक्योर रखें। उम्मीद ना करें कि गड़बड़ आप करेंगे और आपकी गड़बड़ का जो रेमिडिफिकेशन है वो सरकार करेगी। सरकार बहुत काम कर रही है साइबर सुरक्षा को लेकर, लेकिन कृपया आप रियलाइज़ करें कि हम सब इस साइबर क्राइम की बहुत बड़ी चेन की कड़ियाँ हैं, और हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चेन
कि सबसे कमजोर कड़ी ना बने, क्योंकि चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त या स्ट्रांग होगी जितना कि सबसे कमजोर कड़ी। तो जितनी जल्दी हम अपना छोटा ही क्यों ना सही लेकिन योगदान दें साइबर सुरक्षित होने के लिए, अपने डिवाइसेस और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, उतना ही हम राष्ट्रहित और राष्ट्र की साइबर सुरक्षा की दिशा में भी अपना अभिन्न योगदान देने में सफल होंगे। जी बिल्कुल, सतर्क रहें, सजग रहें, और जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो किसी ऐप को लेके या किसी सॉफ्टवेयर को लेके, तब तक उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड ना करें। और क्योंकि होता ये है कि हम सोचते हैं हम कुछ फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो आपका इस्तेमाल करे, वो तकनीक, वो ऐप, वो प्रोग्राम। तो इसको लेके जागरूक रहें, सतर्क रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी हमसे बात करने के लिए और तमाम मुद्दों पर इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।